एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 4th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आप लोग को बेसिकली पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर देखिए हमारे ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये सभी आज के सिंगल वीडियो में आप लोग को कंप्लीट कवर मिलने वाले हैं। सभी का टाइम आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट www.imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। तो वीडियो अपलोड होने के कुछ टाइम बाद यहाँ पे नोट्स आप लोग को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग सिंपली बात करें ना, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं जो कि हमारे इस सिस्टम पर काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें अपने इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तभी हमें ड्रग्स का अच्छे से आइडिया हो पाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली इसकी बात करें ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम मतलब जिसके अंदर हमारा ब्रेन आता है, ठीक है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो यहाँ पे देखिए भाई, नर्वस सिस्टम में क्या होता है भाई, ये जो ब्रेन है यही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। तो देखिए भाई, ये जो ब्रेन है यही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ब्रेन है ना, तो ये देखिए इसमें इसके हमारे नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों जो होते हैं ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों हमारा पार्ट हो जाता है सीएनएस का, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और देखिए इस ब्रेन और इस जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, देखिए भाई ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कैसे करता है? जादू से तो करता नहीं है, देखिए करता है हमारे इन नर्व्स के थ्रू, यानी कि इस ब्रेन और इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स निकली होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, ठीक है, बहुत सारी नर्व्स होती हैं। और इन्हीं नर्व्स के थ्रू क्या होता है, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खुद हैं, ये दोनों आ जाते हैं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन ये जो हमारी नर्व्स होती हैं जो कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ये दोनों हमारा पार्ट हो जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएनएस। अब देखिए, जो नर्व्स हमारी ब्रेन से निकलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। यानी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स मिलकर हमारा बनाती हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाता है हमारा यहाँ पे सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारा ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया। एक हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारी ये सारी नर्व्स आ जाती हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी हमारा दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई है। पहला हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको ध्यान समझिए, सोमैटिक का मतलब है कि हमारा ऐसी नर्व्स, ठीक है, मतलब ये जो नर्व्स हैं, तो ऐसी नर्व्स जो कि हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। वॉलंटरी मतलब कि जो हम अपनी कह सकते हो अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरी मर्जी हो तो मैं लिखूँ और मेरी मर्जी है तो मैं ना लिखूँ। जैसे कि मान लीजिए आप चल रहे हो, तो आपकी मर्जी है तो आप चलो, आपकी मर्जी है तो आप ना चलो, ठीक है। आप दौड़ रहे हो, आप अपना हाथ हिला रहे हो, आप कोई मूवमेंट कर रहे हो बॉडी में। तो देखिए, अगर हम सिंपली बात करें तो जिन भी मूवमेंट्स में हमारी स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ऐसे जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनको हमारा कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जो मूवमेंट हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं, वो सारे हमारे आ जाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और ऐसे मूवमेंट जो हमारी बॉडी में अपने आप होते हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे कौन से मूवमेंट है भाई? देखिए सिंपल सी बात है, आपका जो हार्ट बीट है, जो आपका हार्ट दिल धड़क रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ये अपने आप हमारी बॉडी में होता है। तो ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं ये हमारा कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी जो कि हमारा अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से ना हो, और वॉलंटरी मतलब यानी कि जो हमारा सोमैटिक कंट्रोल करता है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है, जो कि हमारी इच्छा से होती हैं, हमारे मन से होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो भाई हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें तो बात करनी है इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना भाई, ये भी हमारा दो पार्ट में क्लासिफाई है। पहला हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
अब यहाँ पे देखिए भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो मूवमेंट्स हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो अपने आप होती हैं, हमारा बॉडी हमारा कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। तो इसमें देखिए, अब इसमें भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। अब देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग सिंपली बस इतना बोल सकते हैं कि ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। आप सिंपली इनको इतना समझिए कि सिंपैथेटिक में जो भी चीज़ें होती हैं तो पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट उसकी अपोजिट चीज़ें होती हैं। बाकी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो उस टाइम आप समझ लीजिए कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा काम स्टेट में होते हैं, एकदम हमारा मूड एकदम शांत होता है ना, हम जब बहुत ज़्यादा, आप ये समझिए कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए एक्साइटेड हो, ठीक है, तब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर जब इसका जस्ट अपोजिट, आप एकदम शांत बैठे हो, ठीक है, आप एकदम कुछ नहीं कर रहे हो, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। बाकी देखिए हम लोग अगर सिंपली बात करें तो अब इसमें भी देखिए इस यूनिट में देखिए, वैसे तो हमें बात करनी है ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, लेकिन इसमें अगर हम लोग सिंपली इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में हमें बात करनी है अपने सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग बात करेंगे अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस है, ठीक है, यानी कि जो भी दवाएं हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काम करेंगी, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसको आपको दो पार्ट में पढ़ना है। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, यानी कि इस वाले के बारे में, ठीक है। और यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, ठीक है। और वहीं पे अगर मान लीजिए अगर हम लोग बात करें ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कोलॉजी है, आपका फार्माकोलॉजी है, ठीक है, तो उसमें भी हमारे सारे टॉपिक्स लगभग सेम है। तो उसमें हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों को ही अपनी यूनिट 3 में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझिए कि मेडिसिनल में सिंपैथेटिक आप लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में, पैरासिम्पैथेटिक आप लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। तो देखिए अब आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि हम लोग को बात किस चीज़ के बारे में करनी है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे फाइट या फ्लाइट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और बाकी देखिए ये हमारा बॉडी को जो है कह सकते हो, जब हमारी बॉडी बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, या फिर हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है, तब हमारी बॉडी में ये हमारा सिस्टम काम करता है। और बाकी देखिए ये हमारा सिस्टम काम क्या क्या करता है, मतलब कौन कौन से इस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। तो देखिए ये सारे फंक्शंस याद करने के लिए ना, आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए कि आप कहीं गए हो और आप बहुत ज़्यादा डर गए हो। आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो कि आप किसी अनजान जगह पे गए हो, ठीक है। और देखिए वैसे मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये सब मानते नहीं है, लेकिन मान लीजिए वहाँ पे आप लोगों को कोई भूत दिख जाए, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप लोगों के सामने कोई शेर आ जाए, ठीक है, बहुत ही खतरनाक सी चीज़ आ जाए जो आप लोगों ने कभी इमेजिन ना करी हो। तो मान लीजिए अगर आप लोगों को ऐसा कुछ हो, ठीक है, कि आप लोग को एक शेर दिख जाए, मान लीजिए, ठीक है, किसी अनजान जगह पे हो, तो भाई क्या होगा, भाई शेर को देख के या फिर भूत को देख के आपकी क्या होगा, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डर गए उस सिचुएशन में। अब डरने की वजह से देखिए क्या क्या होगा, भाई आपका हार्ट रेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, भाई आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगेगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, आप लोग का आपकी जो ब्रोंकाई है वो डायलेट, क्योंकि देखिए भाई आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपने शेर को देखा, ठीक है, या फिर तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हो सकता है दौड़ना भागना शुरू करो। तो जब आप लोग भागोगे, देखिए ये जस्ट एक इमेजिन याद कराने के लिए है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग शेर को देखोगे तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम की ही सारी चीज़ें होंगी, बट ये जस्ट एक याद करने के लिए है, ताकि आप लोग याद अच्छे से कर पाओ कि मान लीजिए आप लोगों ने एक शेर को देखा, आप लोग भागना स्टार्ट किए, तो भाई क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगी, यानी कि जो आप लोग का लंग्स है, ठीक है, तो लंग्स में ब्रोंकस वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारा एयर फ्लो होता है, भाई सांस हम लोग इन्हीं ब्रोंकाई के थ्रू लेते हैं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आप लोग को। तो देखिए आपका जो भाई आप लोग जब भागोगे तो क्या होगा, भाई आप लोग बहुत तेजी हाँफने लगोगे, है ना, आप सांस बहुत तेजी से लोगे। तो जब आप सांस बहुत तेजी से लोगे तो क्या होगा, सांस तेजी से कब लोगे, जब ज़्यादा हवा आपके अंदर जाएगी। तो वो कब जाएगी, वो तब जाएगी जब हमारा ब्रोंकाई जो है डायलेट हो जाए, यानी कि जो हमारा ब्रोंकस है, ठीक है, वो हमारा क्या हो, हमारा डायलेट मतलब चौड़ा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपकी आंखें डायलेट हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो आंखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी, आप इतना डर जाओगे, आप बहुत मतलब आपकी आंखें एकदम, भाई देखिए आप कोई ऐसी बहुत ही डरावनी सी चीज़ देख लोगे तो आपकी आंखें एकदम खुली रह जाएंगी, है ना, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हो जाएंगी, तो आपका जो प्यूपिल है वो भी डायलेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इनहिबिट डाइजेशन। अब भाई जब आप लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा डर जाओगे तो उस टाइम आप लोग ऐसा थोड़ी सोचोगे कि मतलब आप लोग की बॉडी में डाइजेशन थोड़ी होगा, तो आपका डाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए जब आप इतना डर जाओगे तो आप लोग भागने लगोगे, तो आप लोग का मुंह क्या होगा, मुंह एकदम सूख जाएगा, है ना, वहाँ पे सलाइवेशन भी इनहिबिट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आप लोग का क्या होगा, भाई जब आप लोग यहाँ पे दौड़ोगे भागोगे, ठीक है, आप लोग इतना ज़्यादा डर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप लोग की बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज भी लीवर से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए
भाई जो हमारा ब्लैडर है वो भी यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। देखिए ब्लैडर रिलैक्स होने का मतलब है यहाँ पे यूरिन रिटेंशन, यानी कि देखिए भाई जब आप लोग भागोगे तो उस टाइम ऐसा थोड़ी है कि आप लोग ये सोचोगे कि मुझे यूरिनेशन करना है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो वहाँ पे आप लोग का ब्लैडर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब यूरिनेशन रिटेंशन, यूरिन रिटेंशन का मतलब उस टाइम आप लोग यहाँ पे यूरिन डिस्चार्ज नहीं करोगे, है ना। उस टाइम आप लोग सोचोगे कि मतलब यहाँ पे आप लोग भागोगे तो आप लोग की बॉडी सोचेगी कि यूरिन वूरिन थोड़ी उतना ध्यान ही नहीं रहेगा। और दूसरा यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखिए सिंपल सी बात है कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कब? जब हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, भाई इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीपी हमारा कब बढ़ता है, जब हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि पतली हो जाती हैं। भाई देखिए जब पतली होती है तो ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इन्हीं पतली पतली वॉल्स पे, ठीक है। मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, सिकुड़ गई हैं, पतली नहीं हुई है, सिकुड़ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्वेटिंग, तो यहाँ पे देखिए भाई स्टिमुलेट्स, यानी कि देखिए जब आप लोग यहाँ पे इतना डर जाओगे तो आप लोग को पसीना निकलने लगेगा, तो वहाँ पे स्वेटिंग भी स्टिमुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली देखिए इस तरीके से आप ये सारे जो हमारे फंक्शंस हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उनको आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से समझिए, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट है, सीएनएस पीएनएस। पीएनएस के भी हमारे दो पार्ट है, हमारा एक एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एएनएस। अब एएनएस के भी दो पार्ट है, एक हो गया सिंपैथेटिक, एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक। अब हम लोगों ने अभी क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई चलिए ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन परफॉर्म करता कैसे है भाई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? तो यहाँ पे देखिए भाई ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और नर्वस सिस्टम में हमारा क्या देखने को मिलता है, नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या होती है भाई, नर्वस सिस्टम की सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूरॉन है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो न्यूरॉन का जो हेड होता है, ठीक है, मतलब ये जो अपर पार्ट होता है, इसको जो सेल बॉडी होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। और जो न्यूरॉन का जो लास्ट पार्ट होता है, यानी कि जो टेल होती है, जो एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो एक न्यूरॉन होता है, ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए जो नर्व्स आप लोगों को निकली हुई दिख रही है भाई, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है हमारा, मतलब कह सकते हो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें यही नर्व्स ही तो निकली हुई हैं, ये नर्व्स ही तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही हैं। तो ये जो नर्व्स हैं ये बेसिकली हमारे इन्हीं न्यूरॉन से मिलकर बनी होती हैं, मतलब ये बहुत सारे न्यूरॉन्स ही हमारा नर्व्स बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, तो इन न्यूरॉन्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। किसकी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उन न्यूरॉन्स की क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक दो न्यूरॉन है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हमारे दो न्यूरॉन हैं। तो ये जो एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट होता है, इसके अंदर हमारे कुछ केमिकल्स फिल होते हैं और इन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वैसे मैं इनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, बट मुझे पता है आप लोगों को कुछ याद नहीं होगा, इसीलिए इतना डिटेल में फिर से बताना पड़ रहा है कि देखिए हमारा जो एक्सॉन टर्मिनल है इसके अंदर हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं। एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सब न्यूरॉन्स के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है तो उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो डिफरेंट होंगे, और वहीं अगर मान लीजिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो है न्यूरॉन है तो उसके अंदर डिफरेंट होगा, है ना। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो ये मेनली कौन से होते हैं, ध्यान से बस यही आप लोगों को पूरी सेकेंड यूनिट में आप लोगों को बस इसी के बारे में पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है हमारे यहाँ पे एड्रीनालिन, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है नॉर एड्रीनालिन। और इसी एड्रीनालिन को हम लोग यहाँ पे जानते हैं एपिनेफ्रिन के नाम से, और इसी नॉर एड्रीनालिन को हम लोग यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। और इसी का मतलब ये एपिनेफ्रिन कोई दूसरी चीज नहीं है बल्कि एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन का ही दूसरा नाम है, ठीक है, सेम मतलब सिनोनिम है। और नॉर एपिनेफ्रिन क्या है, नॉर एड्रेनालिन का सिनोनिम है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर हमारे दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं मेनली। देखिए होते और भी हैं लेकिन जो मेन फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है एड्रेनालिन या फिर इसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नॉर एड्रेनालिन और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए,
ये जो हमारे जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने देखे, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्रोंकाई डायलेट हो रही है, प्यूपिल डायलेट हो रहा है, ये सभी परफॉर्म कौन करता है? ये सभी परफॉर्म हमारे यही न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। यानी ये जो एड्रेनालिन है और ये जो नॉर एड्रेनालिन है, यही दोनों मिलके हमारी बॉडी में ये सारे एक्शन देते हैं जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस को परफॉर्म कौन करता है? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, ये दोनों करते हैं। अब ये दोनों भी करते कैसे हैं? तो यहाँ पे देखिए, फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि चाहे कोई हमारी ड्रग हो, चाहे हमारा कोई हार्मोन हो, जैसे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हमारा एक टाइप के हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। तो चाहे हमारा ड्रग हो, चाहे हार्मोन हो, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो, ये सारे हमारे काम कब करते हैं? ये सारे हमारे काम तब करते हैं जब ये अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं। ठीक है, कहां बाइंड होते हैं? अपने रिसेप्टर से जाके। तो देखिए, ये होते कहां पे? ये होते हैं एक्सॉन टर्मिनल पे, ठीक है, और इनका जो रिसेप्टर है ये हमारा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट यानी कि जो हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा यहाँ पे मतलब कि हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है, ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये यहाँ पे इनसे रिलीज होते हैं, ठीक है, इन एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होते हैं और इस वाले दूसरे वाले न्यूरॉन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, जब ये बाइंड होते हैं ना, तो ये यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। सिग्नल कौन सा? यही सिग्नल कि हमें यहाँ पे हार्ट रेट को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में सिग्नल ट्रांसमिट होता है और इसी तरीके से दूसरा न्यूरॉन क्या होता है, अब ये दूसरा वाला यहाँ पे तीसरे को भेजता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। और देखिए, ये जो हमारा नर्व्स है ना, तो ये नर्व्स मान लीजिए हमारी एक नर्व है, ठीक है, जो कि हमारा हार्ट पे जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है और हार्ट तक सिग्नल जाता है और हमारा हार्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से मतलब आप लोग सिंपली कह सकते हो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये जब अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं तब हमारा यहाँ पे एक्शन हमें देखने को मिलता है। यानी ये सारे एक्शन हमारे कब देखने को मिलते हैं? जब ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कौन कौन सा होता है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जब अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं तब हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सारे एक्शन देखने को मिलते हैं। तो क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ये सबसे कोर चीज़ थी, ठीक है, जो आप लोगों को समझनी थी इसके अंदर, कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये सारे हमारे एक्शन देता है। और ये एक्शन देता कैसे? जब इसके अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि होता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जब ये दोनों हमारा बाइंड होता है इसके रिसेप्टर पे जाके, तब हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और देखिए, चूंकि यहाँ पे इसके अंदर जो सबसे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारा एड्रेनालिन होता है या फिर नॉर एड्रेनालिन होता है, तो एड्रेनालिन से ही हम लोग यहाँ पे जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग यहाँ पे एड्रीनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग यहाँ पे एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। बाकी देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को अगर डिस्कस करें तो सिलेबस में हमारे यहाँ पे देखिए दो चीजें दी हुई हैं, एक है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स और दूसरा हमारा दिया हुआ है एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। बहुत ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों के बारे में हमें पूरे इस यूनिट 2 में बात करनी है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा सिंपैथोमाइमेटिक है, माइमेटिक का मतलब होता है कॉपी करना, मिमिक, माइमेटिक का मतलब मिमिक, मिमिक मतलब मिमिक्री, मिमिक्री आप लोगों ने सुनी होगी भाई, किसी की मिमिक्री करना मतलब उसकी कॉपी करना। तो कॉपी करने का मतलब है कि देखिए, ये जो हमारा सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है इनके अंदर हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत सारी हमारी ड्रग्स दी हुई है, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। देखिए ये कौन सा ड्रग, ये हमारी सिंथेटिक फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में नेचुरली तो होते हैं लेकिन बाहर से भी दे सकते हैं, जैसे फिनाइलफ्रीन, डोपामीन, क्लोनिडीन, डोब्यूटामिन। ये जितनी भी हमारी ड्रग आप लोगों को दिख रही है, ये सारी ड्रग हमारी क्या करेंगी, ये सारी ड्रग हमारी सिंपैथोमाइमेटिक की तरह काम करेंगी, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को मिमिक करेंगी, कॉपी करेंगी, यानी उन्हीं के जैसा काम करेंगी। यानी अगर हम लोग सिंपली बोले तो जो हमारा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन था, ठीक है, इन दोनों के एक्शन को की तरह अगर कोई ड्रग हमारी काम करे, मतलब कि कोई ड्रग जो कि हमारे इन्हीं दोनों की तरह काम करे, तो उन ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। और अगर हमारी जो कोई ड्रग है, ठीक है, वो इनके एक्शंस को अपोज करे, इनके एक्शंस को रोक दे, तो उनको हम लोग बोलते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। भाई देखिए, एंटागोनिस्ट मतलब जो अपोजिट काम करे, ठीक है, या फिर अपोजिट काम करने का मतलब यहाँ पे अपोजिट काम करने से नहीं होता है, मतलब एंटागोनिस्ट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, ब्लॉक कर देना। देखिए, एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट काम करने से नहीं होता है, मतलब एंटागोनिस्ट का मतलब है कि जो भी हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन
और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। अगर इन दोनों के एक्शन को कोई ड्रग हमारी रोक दे रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी एड्रेनर्जिक या फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। और अगर कोई ड्रग हमारी इन्हीं दोनों के एक्शन को कॉपी कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक। तो सिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसी ड्रग्स जो कि इन दोनों के एक्शन को इन दोनों के की तरह काम करेंगी। और एंटी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में हम लोग उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन दोनों के एक्शन को रोकने का काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा, अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, ये दोनों काम कब करते हैं, जब अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके जो रिसेप्टर है ना, तो इनके रिसेप्टर्स का भी नाम होता है। तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली होते हैं, एक होता है अल्फा रिसेप्टर, ठीक है, और दूसरा होता है बीटा रिसेप्टर। तो ये दो रिसेप्टर होते हैं जो कि जिन पे हमारा ये जो हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है ये जाके बाइंड होता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोग के सिलेबस में दे रखी हैं। तो आई होप कि आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अपने एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। तो देखिए इसमें हम लोग बेसिकली यहाँ पे अपने इसी नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के बारे में बात करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे हमारा डोपामीन भी होता है जो कि हमारा एक टाइप का एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन इसका एक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब देखिए हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं ना तो हम लोग मेजर बात करते हैं कि मेजर कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो मेजर हमारा यही दोनों होता है। लेकिन इसके अलावा डोपामीन भी हमें देखने को मिल जाता है एक हमारा एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। तो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का क्या मतलब है कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सिंपल सा वही है कि हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, यानी कि अल्फा बीटा रिसेप्टर, जिसको हम लोगों ने अभी देखा। यानी कि देखिए ये जो अल्फा बीटा रिसेप्टर पे जो भी ड्रग्स हमारी काम करती हैं, तो कौन काम करता है, यही एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। इसके अलावा थोड़ा बहुत डोपामीन भी करता है। बाकी देखिए दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो हम लोगों ने देखा ही, ठीक है, जो कि हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर, एनर्जी अवेलेबिलिटी। बाकी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनको हम लोग यहाँ पे कैटेकोलामीन्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन, इन सबको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कैटेकोलामीन्स भी बोल सकते हैं। कैटेकोलामीन्स का मतलब ही हो गया न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनर्जिक। बाकी देखिए हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं, डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। तो अगर हम लोग यहाँ पे डोपामीन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई अभी हम लोग को यहाँ पे इनकी सिंथेसिस भी देखनी है कि ये बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये बनते हैं तो आप लोग इतना सिंपली समझो कि सबसे पहले हमारा डोपामीन बनता है, ठीक है। सबसे पहले डोपामीन बनता है, फिर हमारा बनता है नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन, और फिर हमारा बनता है एड्रेनलिन, यानी सबसे लास्ट में बनता है एड्रेनलिन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डोपामीन है ये हमारा फर्स्ट कैटेकोलामीन होता है सिंथेसिस चेन, यानी कि जब भी इनकी सिंथेसिस होती है तो सबसे पहले हमारा डोपामीन बनता है। उसके बाद देखिए ये हमारा डोपामिनर्जिक, अच्छा देखिए ये जो हमारा डोपामीन है, ठीक है, ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन जो डोपामीन है ये मेनली हमारा जो है इसके अलग से रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डोपामिनर्जिक डोपामीन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे D1, D2, D3 बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करता है। बाकी देखिए इसका थोड़ा बहुत एक्शन हमें बीटा 1 और अल्फा 1 रिसेप्टर, अब देखिए बीटा 1 अल्फा 1 से कंफ्यूज मत होइए, अल्फा बीटा रिसेप्टर के भी बहुत से टाइप होते हैं, इनको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये मेनली हमारा बीटा 1 अल्फा 1 पे भी काम करता है, लेकिन जब बहुत ही हाई डोज देंगे। बाकी देखिए ये हमारा रीनल वैसोडाइलेशन, ठीक है, मतलब जो हमारा किडनी की ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करता है, ठीक है। उसके बाद मूड मूवमेंट, मतलब देखिए डोपामीन अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जनरल लाइफ में भी सुना होगा कि डोपामीन से मूड बहुत अच्छा हो जाता है ना। और ये हमारा प्रीकर्सर मतलब कि यही डोपामीन जो है आगे चल के हमारा नॉर एड्रेनलिन को बनाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन की बात करें तो इसी को हम लोग यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। और बाकी देखिए ये हमारा प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारा सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज होता है। देखिए पोस्ट गैंग्लियोनिक से आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बाकी आप लोग सिंपली समझिए कि ये जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसमें 2 न्यूरॉन्स के बीच में मान लीजिए हमारा एक जंक्शन देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है। तो गैंग्लिया में देखिए अब एक होता है गैंग्लिया, ठीक है, तो गैंग्लिया के पहले जो न्यूरॉन है इसको हम लोग बोल देंगे प्री गैंग्लियोनिक, और गैंग्लिया के बाद में जो न्यूरॉन है इसको हम लोग बोल देंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो इसमें देखिए जो हमारा नॉर एपिनेफ्रिन है ये बेसिकली हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है, तो मतलब कि ये गैंग्लिया के बाद में देखने को मिलता है। तो ज़्यादा अभी आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसको हम लोग कोलॉजी में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए ये हमारा मेनली जो है अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है। और बाकी देखिए इसके प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है और हमारा ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में काम करता है, ठीक है। तो हमारा बीपी को थोड़ा सा इंक्रीज करता है ये।
और बाकी देखिए फाइनली हम लोग बात करें एपिनेफ्रिन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बहुत सारे रिसेप्टर्स पे काम करता है। फंक्शंस की बात करें तो देखिए अगर ये बीटा 1 पे बाइंड हो रहा है तो ये हमारा हार्ट रेट बढ़ाएगा, बीटा 2 पे बाइंड हो रहा है तो ब्रोंकोडायलेशन करेगा, अल्फा 1 पे बाइंड हो रहा है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और बीटा 2 पे बाइंड कर रहा है तो स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट करेगा। और बाकी देखिए ये हमारा जो है ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है। और ग्लूकोज हमारी बॉडी में कैसे बढ़ता है भाई, या तो नेचुरली हमारा जो है कह सकते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू हो सकता है, ठीक है, हमारा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हो सकता है, लेकिन एक हमारा होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी जो हमारा ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो कि हमारा ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म होता है, उनसे जब हमारा ग्लूकोज रिलीज होता है तो हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है। बाकी देखिए हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग का सिलेबस आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है सबसे पहले एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म। तो देखिए बायोसिंथेसिस का मतलब है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यानी कि ये जो हम लोगों ने देखा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं। तो देखिए बनते ये ऐसे हैं कि पहले हम लोग यहाँ पे इनको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, फिर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा कह सकते हो हमारा जो कह सकते हो प्रिकर्सर होता है इन सबको बनाने में, ठीक है, वो होता है हमारे यहाँ पे फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन हमारा एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसकी प्रेजेंस में भी हमारा कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। फिर ये टायरोसिन हमारा बनाता है डोपा, ठीक है, तो अभी हम लोग उसको और डिटेल में देखेंगे। और फिर डोपा बनाता है डोपामीन, डोपामीन बनाता है नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन फाइनली हमारा बनाता है एपिनेफ्रिन। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म में देखना चाहें, क्योंकि ये है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री, और आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर बायोसिंथेसिस आती है तो आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए स्ट्रक्चर बनाने में आप लोग को कुछ खास करना है नहीं, ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा समझना है, बहुत सिंपल है। जैसे देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर आप लोग को इसका देखिए फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर आप लोग को याद करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कन्वर्ट होगा टायरोसिन में, और एंजाइम कौन सा लगेगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। देखिए जब भी हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लगेगा तो हमारा क्या होगा, एक OH ग्रुप का एडिशन होगा। तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एक OH ग्रुप आके अटैच हो गया है। तो आप लोग को बस इतना करना है, यानी इसको आप लोग याद कर लीजिए, फिर OH ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए फिर क्या हो रहा है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि देखिए अब ये जो टायरोसिन है तो इसका भी क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेज, यानी हाइड्रोक्सिलेज मतलब एक OH ग्रुप फिर से आके अटैच होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, एक और OH ग्रुप आके अटैच हो गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, और ये हमारा बन जाता है डोपा, जो कि हमारा बेसिकली लिवोडोपा होता है, एल डोपा, ठीक है। अब ये जो डोपा है, अब ये हमारा एक एंजाइम होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। तो देखिए डी कार्बोक्सिलेज मतलब कि यहाँ पे देखिए डी मतलब हटना, और कार्बोक्सिलेज मतलब कि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कि हमारा ये COOH ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा COOH ग्रुप है ये हमारा यहाँ पे हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जो हटेगा तो हमारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से ये हमारा डोपा किस में कन्वर्ट हो गया, डोपामीन में। अब इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, बस ये COH ग्रुप हटाना है और एक हाइड्रोजन बढ़ा देना है, बस, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए उसके बाद हो रहा है डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि फिर से एक OH ग्रुप का एडिशन होगा। हाइड्रोक्सिलेज मतलब OH ग्रुप का एडिशन, कहाँ, यहाँ पे इस पहले वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे क्या हुआ, बस एक OH ग्रुप आके अटैच हो गया है, बस इतना हुआ है। उसके बाद देखिए उसके बाद हो रहा है N मिथाइल ट्रांसफरेज, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप का यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मिथाइल ट्रांसफरेज का मतलब, और N मतलब कि हमारा नाइट्रोजन पे हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया। तो बस इस तरीके से हमें यहाँ पे एड्रेनालिन देखने को मिल गया। तो यहाँ पे देखिए कितना सिंपली, बस कुछ कुछ चीजें आप लोग को याद रखनी है कि जब भी हमारा हाइड्रोक्सिलेज हो रहा है तो हमें OH ग्रुप को ऐड करना है। अब किस पोजीशन पे ऐड करना है ये चीज़ आप लोग को याद करनी पड़ेगी। बाकी और क्या है, डी कार्बोक्सिलेज मतलब COH को हटाना है, ठीक है। फिर N मिथाइल ट्रांसफरेज मतलब कि मिथाइल को लगाना है। तो कितना सिंपल है, कुछ खास थोड़ी है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे बायोसिंथेसिस। बाकी देखिए स्टेप्स आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो। पहले क्या होगा, फिनाइल एलानिन हमारा टायरोसिन में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो वही चीज लिखी हुई है जो हम लोगों ने देखी कि टायरोसिन हमारा डोपा में, डोपा हमारा डोपामीन में, डोपामीन हमारा नॉरएपिनेफ्रिन में, नॉरएपिनेफ्रिन हमारा फाइनली जो है एपिनेफ्रिन में। तो यही सारे हमारे होते हैं स्टेप्स। बाकी देखिए अब हम लोग बात करते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स। अब देखिए कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए मान लीजिए कि हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कुछ एक्शन हमें देखने को मिला। तो एक्शन कब मिलता है, जब ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जब ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए भाई ये जो रिसेप्टर पे बाइंड हुआ है ना, तो ये एक्शन हमें जो है परमानेंट नहीं चाहिए होता है। भाई एक्शन हम लोगों ने क्या देखा कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है ना, हमारा ब्रोंकोडाइलेशन करता है। तो क्या हमें चाहिए कि हमारा जिंदगी भर हमारी हार्ट रेट बढ़ जाए, क्या पूरे टाइम के लिए हमारी हार्ट रेट बढ़ जाए? भाई ऐसा तो है नहीं, हमें चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए कभी कभी बढ़ जाए अगर हमें डर लग रहा है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्शन है ना ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो अब देखिए अगर ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है अगर ये अपने रिसेप्टर से कंटिन्यू बाइंड रहा, ठीक है, तो ये एक्शन भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा। यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिसेप्टर से थोड़ी देर के लिए बाइंड हो, उसके बाद ये हट जाए हमारी बॉडी से, मतलब ठीक है कि उसके बाद इसका एक्शन जो है हमें ना देखने को मिले। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें चाहिए, उसके लिए होता है इसका यहाँ पे ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है इसका होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका हो जाता है ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि या तो ब्रेक डाउन हो जाता है या तो डिग्रेडेशन हो जाता है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो हमारा कह सकते हो ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर थे, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से ये काम करने लायक नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है। अब अगर मान लीजिए कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ चेंजेस कर दें, मान लीजिए ये OH है, ठीक है, तो इस OH की बजाय हम लोग यहाँ पे इसमें H की बजाय CH3 ग्रुप ला के अटैच कर दें, या फिर मान लीजिए यहाँ पे CH3 है इसकी बजाय हम लोग यहाँ पे C2H5, यानी देखिए अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करेंगे तो भाई ये अपना जो एक्शन है वो उसका एक्शन जो है उल्टा हो जाएगा, या फिर कह सकते हो अपना काम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इनएक्टिव हो गया तो भाई ये अपना एक्शन नहीं शो करेगा, यानी हमारा काम बन गया। तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में होता है ब्रेकडाउन और डिग्रेडेशन ऑफ कैटेकोलामिन्स लाइक डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आफ्टर दे हैव परफॉर्म देयर फंक्शंस इन बॉडी। और देखिए ये कब होता है भाई, जब वो अपना एक्शन परफॉर्म कर चुके हो, यानी कि जब उनका एक्शन हो गया हो तो हमें चाहिए कि उसका कैटाबॉलिज्म हो जाए। तो देखिए बाकी दिस ब्रेकडाउन इज मेनली डन बाय 2 एंजाइम्स। और देखिए अब आप लोगों को पता है कि जो हमारा ब्रेकडाउन होता है वो हमारा एंजाइम्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो हमारे कैटेकोलामीन्स हैं इनके ब्रेकडाउन में मेनली हमारे 2 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इनको माओ और COMT के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अगर लोग सिंपली समझेंगे ये करेंगे क्या, तो देखिए मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या करेगा, हमारा अमीन ग्रुप को रिमूव करेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जैसे हमारा आप लोग को एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो अमीन ग्रुप है इसको रिमूव करके ये हमारा क्या करेगा भाई, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो हमारा कह सकते हो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और कि COMT क्या करेगा, COMT यहाँ पे रिमूव नहीं करेगा बल्कि हमारा एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप ऐड करने पे भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर सिंपली इनके देखना चाहें कि ये कैसे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले फिगर में आप लोग बहुत सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए एक हमारा हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक हमारा हो गया नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा हो गया एपिनेफ्रिन। भाई यही दोनों मेजर होते हैं, इन्हीं दोनों का ब्रेकडाउन हमें कराना है। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए जो नॉरएपिनेफ्रिन है इस पे अगर मान लीजिए हमारा माओ एंजाइम लगे तो माओ क्या करता है, हमारा अमीन ग्रुप को रिमूव कराता है। अब देखिए जो नॉरएपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है इसके अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें बस यही डिफरेंस है कि जो अमीन ग्रुप है इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा होता है एपिनेफ्रिन में, और इसमें नहीं होता है, यही तो डिफरेंस है। बाकी देखिए इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज है। और ये माओ क्या करेगा भाई, माओ हमारा इसी अमीन ग्रुप को पूरा हटा देगा। तो चाहे हम लोग एपिनेफ्रिन में करें चाहे नॉरएपिनेफ्रिन में, दोनों में ही क्या होगा, माओ एंजाइम लगाने पे हमें जो है डोमा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। डोमा मतलब होता है 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा भाई, इसमें हमारा बस ये अमीन ग्रुप यहाँ पे रिमूव हो गया है, बाकी हमारा यहाँ पे देखिए तो थोड़ा बहुत सेम ही है, ठीक है। तो इन दोनों पे ही अगर हमारा माओ एंजाइम काम करेगा तो हमारा इनको डोमा में कन्वर्ट करेगा। और मान लीजिए अगर हमारा जो नॉरएपिनेफ्रिन है इस पे हमारा COMT एंजाइम काम करता है, तो देखिए COMT क्या करता है, हमारा CH3 ग्रुप को अटैच करता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा जो OH आप लोगों को दिख रहा है, तो OH की बजाय हो जाएगा OCH3 और ये हो जाएगा नॉरमेटानेफ्रिन, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन में अगर हमारा COMT लगेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, नॉरमेटानेफ्रिन में। और अगर एपिनेफ्रिन में मान लीजिए हमारा COMT लगता है तो ये भी हमारा इस OH की बजाय OCH3 में कन्वर्ट करेगा, तो ये एपिनेफ्रिन को कन्वर्ट कर देगा मेटानेफ्रिन में, ठीक है। अब मान लीजिए अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो डोमा है, ठीक है, चाहे हमारा मेटानेफ्रिन हो चाहे नॉरमेटानेफ्रिन, तो यहाँ पे देखिए अगर डोमा में हम लोग COMT लगाएं तो COMT क्या करता है, मिथाइल ग्रुप का एडिशन। तो यहाँ पे देखिए ओ यहाँ पे इस H की बजाय OCH3 आ जाएगा, है ना। तो बाकी सब सेम ही है, तो ये हमारा बन जाएगा विनाइल मैंडेलिक एसिड। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मेटानेफ्रिन है और नॉरमेटानेफ्रिन है इन दोनों में अगर माओ लगेगा तो माओ लगने पे भी ये हमारा VMA में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि देखिए भाई माओ लगने पे क्या होगा, ये NH ग्रुप हमारा हट जाएगा, तो ये हट जाएगा तो ये हमारा देखिए इसी में तो कन्वर्ट होगा। तो चाहे हमारा डोमा में COMT लगे चाहे इन दोनों में हमारा माओ लगे, एट लास्ट में हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है ये दोनों फाइनली हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं VMA विनाइल मैंडेलिक एसिड में। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक कह सकते हो इनएक्टिव फॉर्म होता है जो कि हमारा फर्दर एक्शन बॉडी में शो नहीं करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे इनका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे जरूर समझ गए होंगे।
नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो देखिए एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मतलब कि हमारे वो रिसेप्टर जिस पे हमारा यहाँ पे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जाके बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। तो यहाँ पे देखिए भाई हम लोगों ने देखा कि हमारा अल्फा बीटा दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं और इन दोनों के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। जैसे अल्फा के अंदर हमारा होता है अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा के अंदर हमारा होता है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो देखिए ये जितने भी टाइप के हैं, चाहे अल्फा 1 हो अल्फा 2 हो बीटा 1 हो बीटा 2 हो, ये सारे हमारे होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीपीसीआर। और जीपीसीआर क्या होता है इसको हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर लिया है, पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इनको टारगेट कौन करता है, मतलब इन पे बाइंड कौन करता है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। बाकी देखिए ये हमारा जो है कह सकते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पांस को मेडिएट करते हैं, ठीक है, मतलब उनके एक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है भाई, हार्ट रेट रेगुलेशन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, यही सारी चीजें होती हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो मेनली दो टाइप का होता है अल्फा बीटा। अल्फा की बात करें तो अल्फा हमारा दो टाइप का होता है, अल्फा 1 अल्फा 2। और बीटा की बात करें तो बीटा हमारा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीन टाइप के होते हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी बॉडी में हमारे ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 है ये सारे हमारे कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अल्फा 1 है तो अल्फा 1 हमें ब्लड वेसल्स में, हमारा आइरिस मतलब कि हमारा जो आई होती है, ठीक है, उसकी मसल्स आइरिस में देखने को मिलता है। फिर हमारा ब्लैडर यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, लिवर होता है, उन सब जगह पे हमें अल्फा 1 देखने को मिलता है। अब मान लीजिए ब्लड वेसल्स में जो हमारा अल्फा 1 है तो वहाँ पे मान लीजिए अगर हमारा एपिनेफ्रिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन आके बाइंड हो रहा है तो वो क्या कराएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। आइरिस में हमारा क्या होगा, माइड्रियासिस यानी कि हमारी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। और हमारा लिवर में क्या होगा, हमारा ब्लैडर में क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, यानी कि हमारा यूरिन थोड़ा सा रुक जाएगा हमारी बॉडी में। और लिवर में क्या होगा, लिवर में हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। और अल्फा 2 की बात करते हैं हमारा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, यानी प्री साइनेप्टिक। देखिए आप प्री साइनेप्टिक क्या है, देखिए प्री साइनेप्टिक का मतलब है कि देखिए ये जो हमारा दो न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स, साइनैप्स। तो देखिए साइनैप्स के पहले जो न्यूरॉन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो साइनैप्स के बाद में जो न्यूरॉन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये जो अल्फा 2 है ये हमारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल मतलब कि एक्सॉन टर्मिनल पे देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा पैनक्रियाज, प्लेटलेट, सीएनएस, इन सब जगह देखने को मिलता है। बाकी फंक्शंस की बात करें तो हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल्फा 2 है ना ये नॉर एपिनेफ्रिन को इनहिबिट करता है, यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें ना तो अल्फा 2 हमारा कह सकते हो थोड़ा सा इनहिबिटरी नेचर का होता है। ये हमारा देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अगर आप लोग को याद हो तो जी प्रोटीन बहुत अलग अलग टाइप की थी, जीएस, जीआई, जीक्यू। तो जीआई क्या थी, जीआई हमारी इनहिबिटरी नेचर की थी, यानी इस पे अगर कोई रिसेप्टर बाइंड करेगा तो सारी चीज़ें इनहिबिट होंगी। तो ये जो हमारा अल्फा 2 है ये जीआई नेचर का होता है, इसकी वजह से क्या होता है ये सभी चीज़ों को इनहिबिट करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, डाउन करता है। और फिर हमारा बीटा 1 आ जाता है जो कि हमारा हार्ट और किडनी में देखने को मिलता है। ये हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है और रेनिन के रिलीज को बढ़ाता है, किडनी में हमारा रेनिन के रिलीज को बढ़ाता है। बीटा 2 की बात करते हो हमारा लंग्स, यूट्रस, ब्लड वेसल्स, लिवर में देखने को मिलता है। भाई लंग्स में हमारा ब्रोंको डायलेशन कराता है, यूट्रस में हमारा यहाँ पे क्या कराता है, यूट्रस में हमारा ये टोकोलाइसिस कराता है। देखिए टोकोलाइसिस का मतलब है यूट्राइन यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब यूट्राइन स्मूथ मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं टोकोलाइसिस। बाकी ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन कराता है और लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा बीटा 3 की बात करें तो ये थोड़ा सा मतलब इतना यूजफुल नहीं होता है। बाकी ये हमारा एडिपोज टिश्यू में देखने को मिलता है और ब्लैडर में देखने को मिलता है। और ये हमारा बॉडी में थर्मोजेनेसिस यानी कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर जब कभी कभी बहुत कम हो जाता है तो टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है और ब्लैडर को रिलैक्स करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिलेबस पे नजर डालें तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने बायोसिंथेसिस देखी, कैटाबॉलिज्म देखा, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर देखा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग फाइनली आते हैं अपने सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में तो यहाँ पे देखिए ये हमारे वो एजेंट्स होंगे जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात ये है कि जब हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनिए, जब हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम को हमारा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन अच्छे से काम परफॉर्म कर रहा है तो हमें इनकी ज़रूरत क्या है भाई। हमें देखिए भाई जब भी हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तो ड्रग्स का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हम लोग बाहर से दे रहे हैं, तो बाहर से हम लोग ड्रग्स क्यों देंगे। तो देखिए ये हम लोग तब देते हैं जब हमारी बॉडी में किसी वजह से एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन की रिलीज कम हो जाती है या फिर इनका एक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में ही हम लोग इनको देते हैं। यानी जब हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम अपना अच्छे से काम नहीं कर पाता है तब हम लोग यहाँ पे इन सारे एजेंट्स को देते हैं,
ठीक है। तो ये सारे हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारा मिमिक करते हैं। मिमिक मतलब कि कॉपी करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को बाय स्टिमुलेटिंग। और देखिए भाई ये हमारा क्या करते हैं भाई, काम ये भी देखिए भाई, ये जो भी हमारा एपिनेफ्रिन था और नॉर एपिनेफ्रिन था, ये काम कब कर रहा था, जब अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा था। तो ये अगर हमारी जो ड्रग्स हैं, अगर इनको इनकी तरह काम करना है तो इनको भी तो हमारे इन्हीं रिसेप्टर पे बाइंड करना होगा। तो ये सारे हमारे इन्हीं अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे ही बाइंड करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी अगर हमारी कैसे काम करती हैं। देखिए या तो ये डायरेक्टली जाके हमारा अल्फा और बीटा रिसेप्टर बाइंड हो जाएंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन था, ये हमारा इन्हीं दोनों रिसेप्टर बाइंड हो रहा था। तो ये जो ड्रग्स हैं, या तो ये क्या करेंगे, या तो ये भी डायरेक्टली इन्हीं दोनों रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे, या तो ये ड्रग क्या करेंगे, ये ड्रग हमारा जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, यानी कि एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन है, इन दोनों के लेवल्स को बढ़ा देगी। यानी कि हमारी बॉडी में नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के लेवल्स अगर बढ़ जाएंगे तो फिर से हमारा बॉडी में काम बन जाएगा। मतलब ये दोनों अगर इनका लेवल बढ़ गया तो ये दोनों जाके बाइंड हो जाएंगे, अपना एक्शन शो करेंगे। और या तो दोनों काम कर सकते हैं, यानी इनके लेवल को भी बढ़ाएगी और खुद भी जाके बाइंड हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी 3 टाइप की हो जाती हैं। पहला हो जाता है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब कि वो ड्रग्स जो कि डायरेक्टली जाके हमारा इन्हीं अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती हैं, ठीक है। इनकी जगह मतलब ये खुद जाके बाइंड हो जाएंगे और अपना एक्शन शो करेंगी। और इनडायरेक्ट मतलब कि ये हमारा क्या करेंगी, ये हमारा इन पे खुद नहीं बाइंड होगी, बल्कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाएंगी। और उसमें भी हम लोग बात करें तो ये मेनली हमारा नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाती हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा मिक्स्ड मतलब कि ये हमारा नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल को भी बढ़ाएंगी और खुद भी जाके बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ड्रग्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान समझिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हम लोगों ने आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किया है। देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए, एक होता है जनरल क्लासिफिकेशन जो कि आप लोग को मतलब कह सकते हो रेफरेंस बुक के हिसाब से देखने को मिलेगा, और एक होता है हमारा यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इसके अंदर हम लोग जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेडिसिनल के अंदर हम लोग यहाँ पे जो ड्रग्स है ना उनके बारे में भी पढ़ना है, हमें उनका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना है। जबकि कोलॉजी में हमें ड्रग्स के बारे में मतलब स्पेसिफिकली किसी ड्रग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें उसकी क्लास के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसमें हम लोग यहाँ पे हर एक ड्रग्स को भी देखेंगे। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी क्लासिफिकेशन है वो हम लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सिलेबस में भी देखिए आप लोग का इसी तरीके से दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट और एजेंट विद मिक्स मैकेनिज्म। तो इसके अंदर जितनी भी ड्रग दी हुई है हम लोगों ने उन्हीं को यहाँ पे रखा है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि इनके अंदर सिर्फ यही ड्रग्स होती हैं। ध्यान से समझिए कि डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर इन सभी ड्रग्स के अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने नहीं रखा है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्ट में भी इनके अलावा और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने नहीं रखा है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरीके से मिक्स्ड एक्टिंग में भी है। तो यहाँ पे हम लोग वही ड्रग्स देखेंगे जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को इन्हीं ड्रग्स से देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझिए कि देखिए इतनी सारी जो ड्रग्स दे रखी है ना, इन सभी का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, यूज पढ़ना है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए कि भाई सभी का स्ट्रक्चर आप लोग नहीं याद कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोगों को कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई एक रिंग बना देनी है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलेंगे, और आप लोग चाह कर भी इतना स्ट्रक्चर याद नहीं कर सकते हो, और ना आप लोग को इतना याद करने की ज़रूरत है। आप लोग को बस ज़्यादा से ज़्यादा इन ड्रग्स का नाम याद कर लेना है, ठीक है। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसको आप लोग को याद कर लेना है। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स आप लोग को पढ़नी है, लेकिन कौन सी, जिनके ऊपर आप लोग को स्टार देखने को मिलेगा। यानी जो स्टार वाली ड्रग्स हैं इनको आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आती हैं। क्योंकि देखिए जिन ड्रग्स के ऊपर स्टार है, इसका मतलब कि आपको उस ड्रग की सिंथेसिस भी पढ़नी है। सिंथेसिस मतलब कि वो ड्रग बनी कैसे, उसके बारे में भी आप लोग को बताना पड़ेगा। लेकिन जिन ड्रग्स के ऊपर स्टार नहीं है उनकी सिंथेसिस वगैरह आप लोग को नहीं पढ़नी है, उनका सिर्फ स्ट्रक्चर आप लोग को पढ़ना है। लेकिन वो भी आप लोग याद नहीं करिएगा, क्योंकि याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग को, भाई देखिए टोटल हमारे यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा ड्रग हैं। अगर हम लोग सिलेबस को मिलाएं तो 100 से भी ज़्यादा ड्रग का स्ट्रक्चर आप लोग याद कर ही नहीं सकते हो। तो अगर कर सकते हो तो कर लीजिए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो इतना कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप लोग नाम याद कर लीजिए, उतना काफ़ी है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सार, अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा यूनिट 1 में डिस्कस किया था, बट अब आप लोग यहाँ पे फाइनली पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा होने वाला है सार। तो देखिए अभी सार क्या होता है भाई, सार होता है हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप लोग को यहाँ पे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स का सार पढ़ना है और यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स का सार पढ़ना है। तो देखिए सार में हम लोग करेंगे क्या, ये जो हमारा स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, ठीक है,
तो जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है, ठीक है। तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के देखिए अंदर आप लोगों को आपको मतलब 3 क्लास दिखी है ना, एक हो गया डायरेक्ट एक्टिंग, एक हो गया इनडायरेक्ट एक्टिंग, हो गया एजेंट विद मिक्स्ड। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारे ड्रग्स हैं है ना, एक नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रोटेनॉल, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, एफेड्रिन, कितनी सारी ड्रग्स हमारी इनके अंदर दे रखी हैं। तो ये सारी ड्रग्स हैं किसके अंदर भाई, कहीं ना कहीं ये सारी ड्रग्स किसका पार्ट है, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स का। तो देखिए इनका जो ये जो सारी ड्रग्स है ना, इनका जो ये सारी ड्रग्स का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ना तो जनरल स्ट्रक्चर इनका कुछ एक ही होता है। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है, और मान लीजिए एपिनेफ्रिन है, और मान लीजिए ये फिनाइलफ्रिन है, और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो मिथाइल डोपा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इन सारी ड्रग्स को अगर आप लोग देखो तो इनका स्ट्रक्चर आप लोग को कुछ कॉमन सा नहीं दिख रहा है, यानी सबके अंदर आप लोग को ये हमारा एरोमेटिक रिंग देखने को मिल रही है, सबके अंदर हमारा कहीं ना कहीं 1-2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, सबके अंदर हमारी ये इथाइल चेन है, सबके अंदर हमारा ये अमीन ग्रुप देखने को मिल रहा है। यानी देखिए इनका स्ट्रक्चर वैसे तो डिफरेंट है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कॉमन है, मतलब कुछ कॉमन चीज आप लोग को सभी के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। तो वो जो कॉमन चीज है ना, वो कॉमन चीज हमारी होती है बीटा फिनाइल एथाइल अमीन। यानी इन सभी स्ट्रक्चर में हम लोग को ये कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर मतलब कि वो स्ट्रक्चर जो कि हमारा लगभग कह सकते हो सभी ड्रग्स में कॉमन देखने को मिलता है, यानी ये कह सकते हो इसी तरह का। यानी आप लोग ऐसा समझिए कि जितने भी टाइप के सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हम लोग देखेंगे अभी, हमारा डोब्यूटामाइन हो गया, आइसोप्रोटेनॉल, टर्ब्यूटामाइन, जितने भी, इन सभी में आप लोग को थोड़ा बहुत ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे देखिए सार में हम लोग पढ़ते क्या है, सार में हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो हमारा किसी ड्रग का जनरल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा देखिए सार हम लोग कभी किसी ड्रग का नहीं पढ़ते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग ये पढ़ेंगे डोब्यूटामाइन का सार बताइए, हम लोग सार पढ़ते हैं क्लास का, यानी कोई प्रॉपर एक क्लास होती है हम लोग उसका सार पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा बीटा ब्लॉकर, तो ये हमारी पूरी क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो सार हम लोग यहाँ पे एक क्लास का पढ़ते हैं, कोई ड्रग का नहीं होता है सार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सार का मतलब है कि ये जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं इनके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं तो उनका जो जनरल स्ट्रक्चर है, तो उस जनरल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या चेंजेस करेंगे तो उस पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सार। सार का मतलब है कि ये जो जनरल स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है जो कि हमारा होता है बीटा फिनाइल इथाइल अमीन। बीटा फिनाइल का मतलब देखिए हमारा बीटा पोजीशन पे फिनाइल रिंग, यानी हमारा बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं फिनाइल बोलते हैं, और इथाइल अमीन मतलब कि देखिए इथाइल चेन हो गया और अमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो हमारा बीटा फिनाइल एथाइल अमीन है, तो इस ये जो जनरल स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस करने पे क्या क्या एक्शन देखने को मिलेगा, एक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, वही चीज़ हमारी होती है सार। सार का मतलब है कि इस रिंग में मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक OH ग्रुप ला के अटैच करते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे एक CH3 ग्रुप ला के अटैच कर दें, या फिर मान लीजिए इस NH3 ग्रुप को गायब कर दें, या फिर मान लीजिए इस फिनाइल रिंग को गायब कर दें, ठीक है। तो गायब करने पे या फिर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने पे क्या चेंज देखने को मिलेगा, हमारी दवा और अच्छी हो जाएगी कि खराब हो जाएगी, वो चीज़ ही हम लोग यहाँ पे सार के अंदर पढ़ते हैं। तो सार में मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो ड्रग का जनरल स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स की तो उसका जनरल स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिंपली बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बीटा कार्बन है, ठीक है, इस बीटा कार्बन पे अगर हम लोग यहाँ पे कोई एडिशनल ग्रुप लाके अटैच कर देंगे, यहाँ पे देखिए एनी एडिशनल ग्रुप ऑन, यहाँ पे हो जाएगा बीटा, ठीक है, एनी एडिशनल ग्रुप ऑन बीटा कार्बन एटम ग्रेटली इंक्रीजेज अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर अगोनिस्ट एक्टिविटी। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ये जो हमारा बीटा पोजीशन है, ठीक है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है रिंग, ठीक है, तो ये जो बीटा पोजीशन पे अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप लाके अटैच कर दें या फिर कुछ भी ग्रुप लाके अटैच कर दें, तो उसकी वजह से हमारी यहाँ पे बीटा रिसेप्टर की अगोनिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे ड्रग्स के, तो यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग को यहाँ पे ये पोजीशन देखिए, तो यहाँ पे देखिए OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इस बीटा पोजीशन पे जनरली हमारा OH ग्रुप अटैच होता है जिसकी वजह से हमारी अल्फा और बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए एनी एडिशनल ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन एटम इंक्रीजेज हाफ लाइफ बाय इनहिबिटिंग माओ एंड आल्सो अलाउ द ड्रग टू एक्ट एज एन इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हम लोग कोई ग्रुप जो है इस अल्फा पोजीशन पे लाके अटैच कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए ये जो अल्फा पोजीशन है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई ग्रुप लाके अटैच कर दिया, मान लीजिए OH हो गया, कुछ भी हो गया, CH3 हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो माओ एंजाइम है यानी कि जो हमारा मोनो अमीनो ऑक्सीडेज था ये अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगा, मतलब माओ एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। अब देखिए माओ क्या कर रहा था भाई, माओ इसका ब्रेक डाउन कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पे ये इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्शन शो कर पाएगा, और लंबे टाइम तक एक्शन शो करवाने का मतलब इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। हाफ लाइफ मतलब कि कोई ड्रग यहाँ पे हमारी अपना फुल एक्शन का जब हाफ मतलब कितने टाइम में परफॉर्म करती है। तो ये देखिए कोलॉजी का पार्ट है, आप लोग कोलॉजी थोड़ा पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। बाकी सिंपली समझिए हाफ लाइफ का मतलब कि वो कितने टाइम तक हमारी बॉडी में रह रही है, एक्शन शो कर रही है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हमारी बॉडी को एक इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक, इनडायरेक्ट मतलब कि हमारा ऐसा एजेंट जो कि एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाता है ना, वो खुद डायरेक्टली बाइंड नहीं करता बल्कि इसके लेवल को बढ़ाता है, हम लोगों ने भी देखा। उसके बाद देखिए प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप ऑन फिनाइल एथाइल अमीन इज एसेंशियल फॉर डायरेक्ट एगोनिस्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा यहाँ पे अमीन ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है, ये बहुत जरूरी है अगर यहाँ पे हमारे ड्रग्स को डायरेक्टली काम करना है। उसके बाद देखिए प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन अमीन इंक्रीजेज अल्फा सेलेक्टिविटी, द स्मॉलर द ग्रुप द मोर अल्फा इफेक्ट इज देयर। अब यहाँ पे देखिए जो NH2 ग्रुप दिख रहा है, मान लीजिए इस NH2 की बजाय यहाँ पे NH, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारा कह सकते हो ड्रग है उसकी अल्फा सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो अल्फा रिसेप्टर पे ज़्यादा जाके अपना काम करेगा, है ना। और यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा छोटा ग्रुप होगा, यानी ग्रुप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ग्रुप होगा तो ज़्यादा अल्फा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखिए जो आप लोग को फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन आप लोग को दिख रही है, फर्स्ट एंड 2, यहाँ पे हमारा OH ग्रुप का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस पोटेंसी एट बोथ अल्फा एंड बीटा, यानी कि जब ये दोनों ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे देखिए जो आप लोग को ये वाली पोजीशन दिख रही है, यहाँ पे जब OH ग्रुप होता है तो देखिए ज़्यादातर आप लोग को स्ट्रक्चर इसमें OH ग्रुप यहाँ पे दोनों जगह देखने को मिलेगा। तो इन दोनों जगह OH ग्रुप के होने से पोटेंसी बढ़ जाती है। पोटेंसी मतलब कि ड्रग यहाँ पे कह सकते हो अपना पोटेंट हो जाती है, मतलब कि कम डोज में ज़्यादा एक्शन शो करती है, ठीक है। तो यही है इसका सार, बाकी कुछ खास नहीं है। मतलब सार मतलब यही हम लोगों ने देखा कि इसकी डिफरेंट पोजीशंस पे चेंज करने पे क्या क्या एक्शन होगा। तो हम लोगों ने देखा ना कि अगर भाई हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, यही सब है सार, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को सार का बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने ड्रग्स के बारे में, जो कि हमारी होने वाली है डायरेक्ट एक्टिंग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स को देखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब कि जो हमारे डायरेक्टली जाके इन अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होती हैं। बाकी देखिए ये हमारा डायरेक्टली बाइंड होती है, उनके एक्शन को जो है एक्टिवेट करती हैं। अब इसके अंदर देखिए हम लोग के सिलेबस में बहुत सारी ड्रग्स दे रखी हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। देखिए ये इसका सिंथेटिक फॉर्म है, मतलब कि नॉर एपिनेफ्रिन को बाहर से हम लोग दे रहे हैं, आप लोग ऐसे समझिए, ठीक है। एपिनेफ्रिन, फिनाइलफ्रिन, डोपामीन, तो ये सारी हमारी ड्रग्स हैं जो कि इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा आता है नॉर एपिनेफ्रिन। तो देखिए नॉर एपिनेफ्रिन की बात करते हुए इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा जो है अल्फा रिसेप्टर पे जाके मेनली बाइंड होता है और ये हमारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। देखिए ये हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो बीपी बढ़ जाएगा। बाकी देखिए बीटा 1 पे भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये हमारा क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होकर हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके यूजेस की बात करते हैं, ये हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है और हमारे हार्ट को जो है, हार्ट को मतलब थोड़ा सा अच्छे से पंप कर पाए उसमें हेल्प करता है। तो ये हो गया नॉर एपिनेफ्रिन। और अगर हम लोग बात करें एपिनेफ्रिन की, तो एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, देखिए ये हमारा अल्फा 1, बीटा 2 बहुत सारे रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। अल्फा 1 पे बाइंड करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ठीक है। बीटा 1 पे बाइंड करेगा तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और हमारा बीटा 2 पे बाइंड करेगा तो हमारा एयरवे को रिलैक्स करेगा। एयरवे मतलब कि जो हमारा ब्रोंकाई होता है, जो हमारा जहाँ से हमारी एयर हमारी बॉडी में, एयरवे मतलब एयर हमारी बॉडी में जब जैसे जाती है तो ब्रोंकाई और हमारा ईसोफेगस इन सबसे होते हुए एयर जाती है तो उनको डायलेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे हार्ट बीट को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है, और उसके हमारा जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, इन सब में हमारा ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर फिनाइलफ्रिन। अब देखिए ये हमारी एक स्टार ड्रग है, यानी इसका हमें सिंथेसिस भी पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, हमारा सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करता है, और ये हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को टाइट करने में हेल्प। देखिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब सिंपल सी बात है कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, है ना, सिकुड़ने में हेल्प करेगा, मतलब सिकुड़, ठीक है। हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन हार्ट और लंग्स। तो इसका मतलब हार्ट पे मतलब जो है ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सिंथेसिस की कि ये बनता कैसे है, तो देखिए इसके सिंथेसिस में सबसे पहला हमारा कंपाउंड होता है 3-क्लोरोएसिटाइल ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब इसमें हमारा जो है कह सकते हो मिथाइल अमीन आके अटैच होता है CH3NH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है भाई, सिंपल ध्यान से समझिएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो C डबल बॉन्ड वो CH2 है, CH3 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3 से एक H, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस CH3 यहाँ पे देखिए यहाँ से एक H, ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से Cl, ये H और ये Cl हमारा HCl के फॉर्म में रिमूव हो गया, और यहाँ पे बचा क्या, बचा हमारा यहाँ पे OH, ठीक है। तो OH देखिए लगा हुआ है, और ये जो हमारा C डबल बॉन्ड O था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा
NH, ठीक है, इस CH2 पे हमारा ये NH और CH3 ग्रुप आके अटैच हो गया। देखिए बिल्कुल सेम ही है, बस ये यहाँ पे ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस ग्रुप का होगा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप का अटैच होना, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन में देखिए क्या होगा, ये जो O है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O की बजाय H यानी कि हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हमारा फिनाइलफ्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी इसकी सिंथेसिस थी, और ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम में आती रहती है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चूंकि देखिए ये एक स्टार ड्रग है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इथेनॉल में सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर में भी सॉल्युबल होता है, और हमारा COMT से रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि COMT एंजाइम इसके ऊपर काम नहीं कर पाता है। और यूजेस की बात करें तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और हमारा यहाँ पे समटाइम जो है नेजल डीकंजेशन, यानी कि देखिए जब कभी कभी नाक हमारी बहुत ज़्यादा कंजेस्ट हो जाती है, जाम हो जाती है ना, स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पे भी ये हमारा काम करता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डोपामीन के बारे में। तो देखिए डोपामीन भी सिंथेटिक फॉर्म में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए ये हमारा ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, हार्ट को बेटर पंप करने में हेल्प करता है। देखिए अब देखिए डोपामीन हमारा काम कैसे करेगा, इसकी डोज पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग लो डोज में देंगे, ठीक है, तो ये किडनी के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, ठीक है, तब ये काम करेगा डोपामिनर्जिक डोपामिन रिसेप्टर्स पे। अगर हम लोग मीडियम डोज देंगे तो ये हमारा बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा और हार्ट बीट को स्ट्रेंथ करेगा। और अगर हम लोग बहुत ही हाई डोज में देंगे तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा। अब यूजेस की बात करें तो हमारा हार्ट फेलियर हो गया, पैनक्रियाटाइटिस मतलब पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। शॉक देखिए शॉक भी हमारा एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, तो इसके बारे में आप लोग को 5th सेम में पढ़ना है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पे हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मिथाइल डोपा। तो मिथाइल डोपा में देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मिथाइल डोपा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे एक कंपाउंड होता है एक्स मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा यहाँ पे ये बेसिकली जो है देखिए ये हमारी ऐसी नर्व सिग्नल को रिड्यूस करता है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। तो अगर रिड्यूस होंगी तो क्या होगा भाई, ये जब तक ये रिड्यूस नहीं थी तब तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रही थी, तो रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स हमारी रिलैक्स हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर हमारा ड्रॉप कर जाएगा। यूजेस की बात करें तो ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है क्लोनिडीन। तो क्लोनिडीन की बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम करता है अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करके, ठीक है। बाकी देखिए इन शॉर्ट ये भी हमारा ब्लड वेसल्स को बेसिकली रिलैक्स करने का काम करता है। यूजर्स की बात करें तो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, माइल्ड सेडेटिव हो गया। देखिए इनके बारे में ज़्यादा मतलब बहुत डिटेल में बात करने का कोई मतलब है नहीं, बस आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मतलब इनका बस यूज वगैरह यही याद कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग स्ट्रक्चर वगैरह याद कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डोब्यूटामीन आ गया। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी हमारा बीटा 1 रिसेप्टर बाइंड करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है। और यूजेस की बात करें तो हमारा हार्ट फेलियर में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है आइसोप्रोड्रेनॉल, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर पे दोनों पे काम करता है। बीटा 1 पे बाइंड होकर हार्ट रेट बढ़ाता है और बीटा 2 पे बाइंड करके हमारी एयरवे मसल्स को रिलैक्स करता है। यूजेस की बात करें तो हमारा ब्रोंकियल अस्थमा, भाई अस्थमा में क्या होता है, एयरवे हमारे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में। और ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट बीट बहुत ही स्लो हो जाती है, तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, मतलब हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाए तो उसको बढ़ाने का काम करता है। और टर्ब्यूटालिन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए हमारा बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करता है और एयरवे मसल्स को रिलैक्स करता है। उसके बाद ये हमारी यूट्राइन स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। यूजेस की बात करें तो हमारा ओरली जो है अस्थमा के ट्रीटमेंट में और COPD के ट्रीटमेंट में इसका यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है सल्ब्यूटामॉल। अब देखिए ये भी हमारी एक स्टार ड्रग है, तो इसका भी हमें सिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा बीटा 2 रिसेप्टर बाइंड करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है, एयरवे को। अब सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस हमारी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल से होती है, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें जब हमारा यहाँ पे 2 क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड आके अटैच होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन है, Cl के फॉर्म में रिमूव हो गया, और ये जो C डबल बॉन्ड हो CH2Cl है, ये देखिए ये यहाँ पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। अब तो ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, और इस इंटरमीडिएट से देखिए अब यहाँ पे फिर से हमें जो है एक HCl रिमूव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH2C और यहाँ पे 3 CH3। देखिए इस ग्रुप को आप लोग समझिए, ये हमारा कुछ इस टाइप से है, ठीक है, NH2C CH3 और 3, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है अगर हम लोग उसको बनाएं तो ये हमारा कुछ इस टाइप का है, ठीक है, NH2, ठीक है, और ये हमारा हो गया C, और ये हमारा देखिए इस कार्बन से 3 CH3 यानी 1 2 3 CH3 CH3 CH3, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए 3 CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच है।
तो ये ग्रुप हमारा यहाँ पे इसके पास आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से Cl और एक हाइड्रोजन HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा स्पेशल टाइप का रिडक्शन होता है, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे हमारे, उन्हीं के नाम पे MPV रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन मतलब कि हमारा हाइड्रोजन का अटैच होना। तो यहाँ पे देखिए इस डबल बॉन्डों पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप जो है सॉल्ब्यूटामॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसकी सिंथेसिस देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल थी। बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा एक टाइप का वाइट या फिर ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर देखने को मिलता है। वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, बट एथेनॉल में अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। स्पैरिंगली मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। यूजेस की बात करें तो हमारा यूट्राइन स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है ब्रोंकियल अस्थमा में, और प्री मैच्योर लेबर मतलब कि अगर 9 महीने से पहले ही प्रेगनेंसी मतलब लेबर पेन होने लगे तो उसको भी प्रिवेंट करने में इसका यूज़ किया जाता है। ना नेक्स्ट हमारा आता है बाइटॉल्टेरॉल। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है, तो ये हमारी एयरवे मसल्स को रिलैक्स करता है और बीटा 2 रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे इसका यूज हम लोग अस्थमा के ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेफाजोलिन हो गया। तो देखिए ये हमारा जो है कह सकते हो अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्वेलिंग को रिड्यूस करने में और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने में करते हैं। ऑक्सीमेटाजोलिन की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करता है और हमारा ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग नेजल कंजेशन में करते हैं। देखिए नेजल कंजेशन में होता क्या है कि हमारी नाक बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। सूजन का मतलब स्वेलिंग, और स्वेलिंग कब आती है, देखिए सूजन तब आती है जब ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। कहीं पे अगर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो तो वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो उस ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करके ये हमारा सूजन को जो है कम करता है, तो मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करके, ठीक है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या होता है, हमारा स्वेलिंग में आराम मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें लास्ट ट्रक की, तो ये हमारा हो जाता है जाइलोमेटाजोलिन। तो ये हमारा कैसे काम करता है, ये हमारा कह सकते हो जो है ये भी हमारा बेसिकली यहाँ पे स्वेलिंग को कंजक्शन को रिमूव करता है, ठीक है। और हमारा अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करता है, ठीक है। और बेसिकली यूजेस की बात करें तो हमारा वही है कि हमारा नेजल कंजेशन इन सब में इसका यूज देखने को मिलता है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा अपने सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स को, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी ड्रग देख ली, नॉरएपिनेफ्रिन से लेके जाइलोमेटाजोलिन तक। अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स के बारे में। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स की बात करें तो ये हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि इनडायरेक्टली यानी कि क्या करती हैं, ये डायरेक्टली जाके बाइंड नहीं करेंगी, यानी ये अल्फा बीटा रिसेप्टर डायरेक्टली बाइंड नहीं करेंगी, बल्कि एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाएंगी, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वो एजेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम नहीं करती हैं, बल्कि इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय रिलीजिंग स्टोर्ड नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि ये नॉरएपिनेफ्रिन को जो है और ज़्यादा रिलीज करा के अपना एक्शन शो करती हैं। उसके बाद देखिए या तो ये रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, देखिए होता क्या है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होता है, ठीक है, तो कुछ नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ तो कुछ नॉरएपिनेफ्रिन दोबारा से यहाँ पे इसी न्यूरॉन्स में रीअपटेक मतलब वापस ले लिया जाता है। तो वापस लेने को भी रोकता है भाई, जब वापस नहीं जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। और उसके बाद देखिए इसका ब्रेकडाउन भी इनहिबिट करती हैं, यानी ये ड्रग्स देखिए क्या करती हैं, या तो ये स्टोर्ड नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करती हैं, या तो इसके रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, या तो इसके ब्रेकडाउन को भी रोक देती हैं। भाई अगर हमारा नॉरएपिनेफ्रिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल रहेगा और ज़्यादा टाइम तक अपना एक्शन शो करेगा। अब इसके अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर ड्रग है तो हमारा हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन हो गया, सीडोएफेड्रिन और प्रोपाइहेक्सिड्रिन हो गया। तो हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन की बात करते हैं, हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करके अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली जो है अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट, भाई देखिए नॉरएपिनेफ्रिन को पहले इसने रिलीज किया और नॉरएपिनेफ्रिन ने क्या किया, अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या करता है बेसिकली हमारा माइड्रियासिस कराता है, यानी हमारी प्यूपिल्स को डायलेट करता है, यानी हमारी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा यहाँ पे मेनली जो है आई ड्रॉप की तरह जो है इसका यूज किया जाता है प्यूपिल्स को डायलेट करने में, ठीक है। और बात करें नेक्स्ट ड्रग की तो हमारा आ जाता है स्यूडोएफेड्रिन। अब देखिए स्यूडोएफेड्रिन की बात करते हैं, हमारा इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, और ये हमारा जो है इनडायरेक्टली जो है नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ाती है, हम लोगों ने देखा ही। और ये भी हमारा जो है नेजल कंजेशन वगैरह में रिलीज यूज की जाती है। यूजेस की बात करें तो हमारा एलर्जिक राइनाइटिस, देखिए राइनाइटिस का मतलब ही होता है हमारा नाक में सूजन आ जाना, ठीक है। और साइनोसाइटिस मतलब हमारी जो नेजल कैविटी है अगर वहाँ पे कोई सूजन आती है तो साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो इन सब में हमारे यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रोफाइल हेक्सेड्रिन हो गया, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ये भी हमारा नेजल कंजेशन को रिमूव करता है, ठीक है। और यूजेस की बात करें तो नेजल कंजेशन, एलर्जिक राइनाइटिस, इन सब में इसका यूज देखने को मिलता है।
तो ये हो गई हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्टिंग। नाउ नेक्स्ट हमारे जाते हैं मिक्स्ड एक्टिंग। देखिए मिक्स्ड एक्टिंग का मतलब कि हमारी वो दवाएं जो कि डायरेक्ट भी काम करती हैं और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को भी बढ़ाती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारी मेनली 2 ही ड्रग दे रखे हैं सिलेबस में, एक हो गया एफेड्रिन, एक हो गया मेट्रामिनॉल। तो एफेड्रिन की बात करें तो देखिए एफेड्रिन हमारा बेसिकली जो है डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे भी बाइंड होता है और इनडायरेक्टली नॉरएपिनेफ्रिन को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये हमारा अल्फा 1 बीटा 2 बहुत सारे रिसेप्टर पे काम करता है और इसका यूज हम लोग यहाँ पे नेजल डिकंजेस्टेंट की तरह करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी डिजीज लाइक हे फीवर हो गया, ठीक है। एपेटाइट मतलब भूख को दबाने में भी कभी कभी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आता है मेट्रामिनॉल, ठीक है। तो मेट्रामिनॉल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और ये हमारा नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को भी बढ़ाने का काम करता है। सिंपल सी बात है भाई, दोनों काम करेगा, मिक्स्ड एक्टिंग है। और हमारा हाइपोटेंशन, भाई देखिए ये हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, यानी कि बीपी को बढ़ाएगा, यानी बीपी लो होने पे इसका यूज हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपने सारे ही सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स को। अब हम लोग बात करते हैं अपने एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में, यानी हमारी वो ड्रग जो कि हमारा एड्रिनर्जिक सिस्टम के एक्शन को रोकने का काम करती हैं। तो देखिए एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करें तो ये हमारी वो ड्रग हैं जो कि ब्लॉक करती हैं इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन, यानी कि जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो एक्शन शो कर रहे थे या फिर कह सकते हो सिंपैथेटिक सिस्टम के जो एक्शन थे उनको रोकने या फिर उनको ब्लॉक करने का काम हमारी ये सारी ड्रग्स करती हैं। और बाकी देखिए ये काम कैसे करती हैं इसको आप लोग ध्यान समझिए। भाई देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए ये हमारा जो है एड्रेनालिन है, ठीक है, एड्रेनालिन है। अब ये जो एड्रेनालिन है तो ये कब काम करता है, ये काम करता है जब ये अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, ठीक है। तो इसका रिसेप्टर मान लीजिए ये है। तो देखिए आप लोगों को पता है रिसेप्टर और जो हार्मोन होते हैं बिल्कुल की लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। मतलब ये जो रिसेप्टर है ये जो हमारा ड्रग है या फिर हार्मोन है ये अपने ही रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बाइंड हो जाता है और जब बाइंड होता है तो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट होने पर क्या होता है, रिसेप्टर अपना एक्शन शो करता है। अब ये कैसे करता है तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है यूनिट 2 फार्माकोलॉजी में, आप लोग देख लीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो कि हम लोग जो है यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे कोई ऐसी ड्रग दें, ठीक है, जो कि हमारा क्या हो, जो कि हमारा बिल्कुल इसी एड्रेनालिन की तरह हो, मतलब जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इसी एड्रेनालिन की तरह हो, लेकिन इसका एक्शन यहाँ पे जीरो हो। आप लोग ध्यान समझिए कि इसकी मतलब कह सकते हो ये स्ट्रक्चर दिखने में तो बिल्कुल इसकी तरह हो, लेकिन ये हमारा यहाँ पे इसका एफिकेसी यहाँ पे इसकी जीरो हो, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए इस एड्रेनालिन की बजाय अगर ये वाली ड्रग हमारी इस रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गई तो अब होगा क्या भाई, अब जब ये इस पे ऑलरेडी आके बाइंड हो चुकी है तो अब ये एड्रेनालिन तो बाइंड हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए भाई बाइंड होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, ये बाइंड तो हुई लेकिन इसने रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं थी कि रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सके, लेकिन ये रिसेप्टर में बाइंड हो सकती है क्योंकि देखिए दिखने में ये बिल्कुल इसी की तरह है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है ये बेसिकली हमारी इसी तरीके से काम करती है, यानी ये हमारी ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग का स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल हमारी रियल ड्रग की तरह होता है, ठीक है, रियल हार्मोन की तरह होता है, रियल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह होता है। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर कोई एफिकेसी नहीं होती है, ये हमारे रिसेप्टर पर जाके बाइंड होकर उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। और जब ब्लॉक कर देती है तो जो हमारी ड्रग है वो बाइंड हो नहीं पाती है, और जब नहीं बाइंड हो पाती है तो हमें एक्शन देखने को नहीं मिलता है। भाई एक्शन तभी देखने को मिलेगा जब ये रिसेप्टर पे बाइंड होगी, अगर बाइंड ही नहीं हो पाएगी तो एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो दे वर्क बाय बाइंडिंग टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर विदाउट एक्टिवेटिंग देम, यानी कि ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड तो होती है लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करती हैं, एंड दस प्रिवेंटिंग स्टिमुलेशन बाय बॉडीज नेचुरल कैटेकोलामिन्स। और इसकी वजह से जो बॉडी का नेचुरल कैटेकोलामिन है, यानी जो एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाते हैं। स्टिमुलेट मतलब वही एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे जो है अब भाई देखिए रिसेप्टर हमारे कितने हैं, 2 टाइप के हैं, अल्फा रिसेप्टर, बीटा। तो इन दोनों को ब्लॉक करने वाली ड्रग भी अलग अलग होंगी, 2 टाइप की, एक हो गया अल्फा ब्लॉकर, एक हो गया बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर मतलब जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करे, बीटा ब्लॉकर मतलब जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करे। तो इसके अंदर भी देखिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी ड्रग हैं और 2 हमारी स्टार ड्रग है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अल्फा ब्लॉकर्स की बात करें तो ये हमारी सिंपल सी वो ड्रग है जो कि अल्फा रिसेप्टर पे जाके अपना एक्शन शो करेंगी, मतलब एक्शन नहीं करेंगी, उसको बस ब्लॉक कर देंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो भाई देखिए सिंपल है, अल्फा ब्लॉकर्स प्रिवेंट द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड। अच्छा देखिए भाई जो हमारा अल्फा रिसेप्टर था, ठीक है, तो अल्फा रिसेप्टर अगर आप लोग को याद हो तो वो क्या कर रहा था, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, ठीक है। तो जब अल्फा ब्लॉक हो जाएगा अल्फा रिसेप्टर तो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन प्रिवेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होगा और ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो हो जाएगा। भाई देखिए जब भी यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है
वैसो कॉन्स्ट्रक्शन मतलब ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे इसका रिलैक्सेशन हो जाए तो क्या होगा, बीपी लो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बीपी हमारा लो हो जाता है। यानी ये सारी ड्रग्स हमारी कब काम करती हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और भी है कि भाई हम लोग एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को दे क्यों रहे हैं, तो इसको हम लोग देंगे तब जब हमारी बॉडी में जो ये हमारा नेचुरल नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन थे, जब ये नेचुरली कुछ ज़्यादा ही काम करने लगे, ओवर एक्टिवेट हो जाएं, तब हम लोग यहाँ पे इन सारी ड्रग्स को देते हैं जो कि इसके एक्शन को रोकने का काम करती हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसके अंदर ड्रग्स की बात करें तो हमारा टोलाजोलिन हो गया, फेंटालोलामीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ड्रग हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान समझिए, अभी जब हम लोग यहाँ पे इन ड्रग्स को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके स्ट्रक्चर और यूजेस को देखेंगे। देखिए इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को यही लिख के आना है, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी ड्रग आए आप लोग बस यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब में लिख सकते हो, इसीलिए हम सबका सिर्फ जो है यूज और स्ट्रक्चर ही देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टोलाजोलिन के बारे में, जो कि हमारी स्टार ड्रग होने वाली है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर। और सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस हमारी बेंजल साइनाइड से देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेंजल साइनाइड पे जब हमारे यहाँ पे एथेनॉल का हम लोग यहाँ पे इथेनॉल से इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। और इस इंटरमीडिएट में जब हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो अपने डाई डाइअमीन 1,2 डाइअमीन एथेनॉल इथेन, ठीक है, 1,2 डाइअमीन इथेन की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है कुछ हमारे यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो हमें टोलाजोलिन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है। बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर और एथेनॉल में फ्रीली सॉल्युबल होता है। यूजेस की बात करें तो हमारा भाई हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था कि हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक है, और ये हमारा गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को भी थोड़ा सा स्टिमुलेट करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा फेंटोलामीन, ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यूजेज हो गए, हाइपरटेंशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है। फेनॉक्सीबेंजामीन की बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यूजेज की बात करें तो यूरिनरी टेंशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इन सब के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ना नेक्स्ट हमारा प्राजोसिन हो गया, तो इसका यूज़ भी हम लोग हार्ट फेलियर में करते हैं, स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कुछ खास इसमें बताने लायक है नहीं। फिर हमारा मिथाइल सरजाइड आ गया, तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे सीवियर माइग्रेन यानी बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा हो तब हम लोग करते हैं। और फिर हमारा डाईहाइड्रो एर्गोटामिन हो गया, तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे माइग्रेन की ट्रीटमेंट में करते हैं। अब देखिए मुझे पता है स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे याद बात मत करिए, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, आई नो, बट देखिए थोड़ा कुछ रियलिटी में हमें चलना चाहिए ना, कि अब यहाँ पे देखिए मैं आपसे बोलने को बोल सकता हूँ कि हाँ आप लोग बहुत पढ़ो, स्ट्रक्चर याद करो, सबका स्ट्रक्चर याद करो, बट पॉसिबल ही नहीं है। और क्या फ़ायदा, मतलब आप लोग कितना ही याद रखोगे और ये कब तक याद रखोगे। आप लोग एक दिन पहले, चलिए बहुत मेहनत आप लोगों ने करी है, आप लोग एक दिन पहले सब स्ट्रक्चर, और अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखने में अगर बिजी हो जाओगे तो आप लोग बाकी की पढ़ाई कब करोगे। इसीलिए देखिए इनका कोई बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में यूज है नहीं, ठीक है, कभी आप स्ट्रक्चर्स का ही क्या ही यूज करोगे। बट हाँ ड्रग्स का नाम याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिए कि ड्रग्स हमारी कौन सी ड्रग हमारी किस काम में यूज होती है, तो वो याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा अपने अल्फा ब्लॉकर्स को, अब हम लोग बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। अब देखिए बीटा ब्लॉकर्स ना थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हम लोग को आगे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो देखिए ये हमारे सिंपल सी बात है कि बीटा रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे। अच्छा देखिए जब बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो यहाँ पे देखिए बीटा रिसेप्टर बेसिकली करता क्या है, हार्ट रेट को बढ़ाता था, तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो हार्ट रेट हमारी स्लोअर हो जाएगी। ये हमारा हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कह सकते हो बढ़ाता था, तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता था, ठीक है, तो अगर हमारा ये ब्लॉक हो गया तो ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा। तो ये सारे एक्शन हमारे देखने को मिलेंगे जब हमारा बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा। बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होने पे नहीं होगा, बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होने पे ये सारे एक्शन होंगे, और एक्टिवेट होने पे इसके जस्ट अपोजिट होंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सार की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका हमें सार भी पढ़ना है। तो देखिए इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है, जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं उनके जनरल स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग देखने को मिलती है। देखिए AR का मतलब एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें कुछ ड्रग्स का, तो यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग को जैसे देखिए यहाँ पे एरोमेटिक रिंग देखने को मिल रही है, तो सब में थोड़ी अलग अलग रिंग होती है। जैसे यहाँ पे प्रोप्रेनोलोल में हमारा नैप्थॉल होता है, ठीक है, नैप्थॉल रिंग होती है, तो सब में अलग अलग टाइप की एरोमेटिक रिंग देखने को मिलती है। इसीलिए हमारा यहाँ पे देखिए एक हमारे एरोमेटिक रिंग होती है, फिर हमारा ऑक्सीजन ग्रुप होता है, फिर हमारा CH2 होता है, ठीक है, फिर हमारी डाईइथाइल मतलब कि इथाइल अमीन की चेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारा हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो OCH2 ग्रुप है हमारा बिटवीन द एरोमेटिक रिंग एंड इथाइल अमीनो साइड चेन के बीच में, यानी कि देखिए ये जो हमारी रिंग है, ठीक है, ये है इथाइल अमीनो साइड चेन, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए इथाइल मतलब कि 2 कार्बन और अमीन मतलब कि NH ग्रुप।
तो यहाँ पे इथाइल अमीनो और हमारा एरोमेटिक ग्रुप के बीच में क्या है, OCH2। तो ये जो OCH2 है ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी के लिए, मतलब कि जो हमारा एंटागोनाइज कर रहा है इसके लिए हमारा इस ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए द OH ग्रुप एट बीटा पोजीशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा OH ग्रुप है, ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत ज़रूरी है जो है कह सकते हो आप इसकी एक्टिविटी को शो करने के लिए। और बाकी हम लोग बात करें तो देखिए जो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, शुड बी ऑफ सेकेंडरी अमीन फॉर ऑप्टिमम बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा NH ग्रुप है ये सेकेंडरी अमीन होना चाहिए, ठीक है। और बाकी देखिए द मोस्ट इफेक्टिव सब्स्टिट्यूएंट एट अमीनो ग्रुप आर आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। अब ये देखिए ये जो R ग्रुप आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, तो R मतलब हमारा कार्बन की चेन होती है, तो ये R अगर मान लीजिए हमारा ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल है, और अगर ये मान लीजिए आइसोप्रोपाइल है या तो हमारा जो है ब्यूटाइल है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये दोनों ग्रुप हमारे होंगे इस R की जगह पे, तो हमारी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो यही हो जाता है हमारे यहाँ पे सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमारा रखा जाता है प्रोप्रेनोलोल। अच्छा यहाँ पे भी देखिए हम लोग बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप लोग को सब में जो है यही लिख के आना है, ठीक है, कि ये हमारा बीटा-1 ब्लॉकर्स बीटा-1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से ये सारे एक्शन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप लोग लिख सकते हो कॉमनली। बाकी हम लोग प्रोप्रेनोलोल की बात करें तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस हमारी नेप्थॉल से स्टार्ट होती है, 1 नेप्थॉल से। तो 1 नेप्थॉल में जब हम लोग यहाँ पे एपीक्लोराइड्रिन का एडिशन कराते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, डायरेक्टली आके अटैच हो जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो है अपने आइसोप्रोपाइल अमीन से कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर हमारा जो है आइसोप्रोपाइल अमीन जो है आके जो है अटैच हो जाता है, ठीक है, और हमें प्रोप्रेनोलोल देखने को मिल जाता है। तो ये हमारी सिंपल इसकी सिंथेसिस हो जाती है। और यूजेस की बात करें तो हमारा जो है ट्रिमर्स, एंजाइना, ट्रिमर्स मतलब कि जब हमारे हाथ पैर थोड़ा कांपने लगते हैं, ठीक है, झटके आना, और एंजाइना, ठीक है, चेस्ट पेन, हमें सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा मेटिब्रेनोलोल आ जाता है, ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग बेसिकली जो है ग्लाउकोमा मतलब हमारी आइज में जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, ठीक है, तो उसके यूज़ में उसके ट्रीटमेंट में करते हैं। उसके बाद एटेनोलोल की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस और हाइपरटेंशन, एंजाइना मतलब वही चेस्ट पेन हो गया। उसके बाद बीटाजोलोल की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग हाइपरटेंशन ग्लाउकोमा में करते हैं। बिसोप्रोल की बात करें तो हार्ट फेलियर हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, इसके ट्रीटमेंट में करते हैं। और एस्मोलोल की बात करें तो हमारा यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या चीज़ है, क्योंकि इसको हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया था और ये बहुत ही कॉमन चीज़ का साइनोनेम है, बहुत ही कॉमन बीमारी है, अभी भी हम लोगों ने देखा ही है कुछ कुछ जगह। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, प्लीज़ बिना गूगल सर्च किए हुए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, ठीक है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा मेटोप्रोलोल की बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर में इसका यूज देखने को मिलता है। लेवेडिलोल की बात करें तो हाइपरटेंशन में, और यहाँ पे कैरवेडिलोल की बात करें तो हमारा सीवियर हाइपरटेंशन में इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 2। और देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी निपटा दिया, क्योंकि देखिए इसमें बहुत डिटेल में बात करके कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बस याद करना है इनका नाम, इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाकी देखिए आप लोग को पढ़ना क्या है भाई, आप लोग को क्लासिफिकेशन याद कर लेना है, नाम याद कर लेना है, और ये स्टार वाली ड्रग्स पढ़ लेनी है और सार पढ़ लेना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कभी एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता। और मतलब देखिए कंपटीशन में कभी कभी आ जाता है कुछ स्ट्रक्चर, लेकिन आप लोग इतना मतलब कंपटीशन में आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री को बिल्कुल भी प्रेफरेंस देके नहीं चल सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने जितना पढ़ाया है उतना सफिशिएंट ही है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी, आप लोग चाहे जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। बाकी कैसा लगा आप लोग को वीडियो, और अगर आप लोग को लगता है कि मुझे और भी डिटेल में जाना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा कोई कमी लग रही है तो आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी अगर सफिशिएंट है तो वो भी बताइए, ठीक है, अगर ऐसे ही चलना है। और मतलब आप मुझे फीडबैक दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मतलब ये सही है कि नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो भी बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।